दोस्तों, एक समय की बात है। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और उसके बच्चे हमेशा खटकते रहते थे। दोस्तों, अब विमल अपनी दादी से कहता है, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ऊपर ही आवाज़ लगाई। दोस्तों, अब विमल कहता है, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की लजबाती हो। कामनी ने बेटे का बच लेते हुए कहा, बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर सीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा था, किंतु वो असहाय था और सब वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सहने लगते हैं। क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। जैसे ही दोस्तों रात होती है तो रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा मैंने उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद दोस्तों बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत साफ रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ की उसके बाद दोस्तों आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, हमारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से कहा। की माँ ने कहा, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर पाएंगे ना। कामनी तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन दोस्तों विमल जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार के कारण पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था दोस्तों, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं रमेश? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता के साथ पूछा।
विमल ने बड़े आश्चर्यजनक से कहा, जी वो गांव में रहती हैं, जहां उनका मन नहीं लग रहा था इसलिए चली गई। कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखों को झुका लिया और डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन सभी लोग गांव के एक घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असाए पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास आए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत देखकर उनसे रहा न गया। डॉक्टर रमेश ने कहा, वाह बेटा विमल, तूने तो अपनी माँ का नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लको डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे को बचा दिया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। अपनी मां निरंतर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। अब तुम्हारी इस कुरूपा माँ ने अपनी एक आंख और अपना बेनो मेरो देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने साल तो संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम दोनों लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर का भी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि इसकी ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और अपनी माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध है, अच्छा मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए कहा, अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय से सबको साफ कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।